एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग करंट अफेयर्स का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। अब जो चैप्टर नंबर 1 है वो डिस्कशन मोड पे कवर होगा हमारा। डिस्कशन मोड बोले तो ये जो आपकी इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ हैं या सिंबल्स हैं, इसको रेदर देन कि मैं आपको बोल बोल के करवाऊँ, आप लोग घर से इसको पढ़ के आओगे और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक मैं आपसे ओरल क्वेश्चन पूछूंगी और ये ओपन बुक आंसर होगा। आप बुक्स अपनी ओपन रख सकते हो, जिसने घर से पढ़ा होगा वो क्विक आंसर देगा और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो देख देख के आंसर देगा। मोटिव ये है कि आप लोगों को लर्न हो जाए, तो साथ साथ आपको आंसर करना है, सबको बोलना है ताकि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाए। ठीक है जी, चलिए जी अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी पर्सनैलिटीज़ के साथ। एक बंदा है टिम कुक, जानते हो उसे? टिम कुक ने क्या कुक किया था? एप्पल की कंपनी एप्पल बनाई थी। ठीक है जी, एप्पल कुक किया था इसने। एप्पल क्या है आज के टाइम पे? हाईएस्ट एप्पल एक कंपनी है, फ्रूट थोड़ी है। आईफोन, ठीक है जी। अच्छा, एप्पल को बनाने वाला कौन है, यानी कि उसका फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। ठीक है जी। क्या स्टीव जॉब्स अभी भी जिंदा है? नहीं क्यों? कैंसर से। ठीक है ठीक है ठीक है। और बिल गेट्स को जानते हो? यस मैम। कौन है बिल गेट्स? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर हैं। ठीक है। और मैम ये मतलब अपनी ग्रोथ वगैरह में भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। रिसेंटली जब एक न्यूज़ आ रही थी कि बिल गेट्स का डाइवोर्स हुआ है, उनके साथ एक डाइवोर्स हुआ है, जो उनकी वाइफ है उनके साथ एक उनका कॉरपोरेशन चल रहा था, फाउंडेशन चल रहा था, उसका नाम क्या है? जो कि अपने एनजीओज वर्क में, सोशल वर्क के अंदर वर्किंग था। उनके नाम पे ही है, दोनों के नाम पे एक फाउंडेशन चल रहा था। सबसे बड़ा जो न्यूज़ का पॉइंट था वो यही था कि अब इस फाउंडेशन का क्या होगा, क्योंकि वो दोनों मिलकर संभालते थे। तो क्या नाम है उसका? बिल एंड द मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, इसको इस तरह से ही लर्न कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में जो पॉइंट्स आएंगे ना वो इसी तरीके से आएंगे आपके। ठीक है। इलॉन मस्क को जानते हो? यस मैम। कौन है इलॉन मस्क? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है साउथ अफ्रीका का। ठीक है। टेस्ला मोटर्स और उसने कुछ ऐसी मोस्ट जो एप्स होती हैं उनका क्या, जैसे पेपल है, स्पेस एक्स है और ठीक है जी। ही लेड टू इंक्रीज एक्सपोजर टू सोलर पावर, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक। लिस्ट के नाम में आता है, अमीरों के नाम में। सबसे अमीर तो नहीं आएगा, गूगल कर लो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन। चलो, वॉरेन बफेट का नाम सुना है? कौन है वॉरेन बफेट? इन्वेस्टर है, बड़ा तगड़ा इन्वेस्टर है, और जहाँ इन्वेस्ट करता है वहीं से इनकम निकाल के लेके आता है। यानी कि इसको बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट प्लेयर है। ठीक है जी। और क्या है, कुछ लोगों ने इसे क्या बोला हुआ है? विजार्ड ऑफ ओमाहा। ओमाहा क्या है? इज अ प्लेस। ठीक है जी। और क्या बोलता है? ही हैज़ ऑल्सो प्लेज्ड टू गिव अवे नियरली 99% ऑफ हिज एक्यूमुलेटेड वेल्थ टू फिलैंथ्रोपिक कॉजेज आफ्टर हिज डेथ। तो इसने नोबल कॉजेज के लिए अपनी जो प्रॉपर्टी है वो देने का वादा किया। और कितनी प्रॉपर्टी दे देगा ये? 99%। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी। नरेंद्र मोदी ने जो कार्यकाल था एज अ प्राइम मिनिस्टर कब संभाला था? फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, ओके। और उससे पहले वो क्या करते थे? सीएम थे, गुजरात के। ठीक है जी। बुक्स एंड ऑथर्स पे आ जाते हैं। एक बुक है कर्म योद्धा ग्रंथ, किसकी लाइफ पर बेस्ड है? पीएम मोदी। ठीक है। और है हमारे पास, चलो अब वो आ जाता है जो आपका एक्चुअल होमवर्क था। क्या था एक्चुअल होमवर्क? नेशनल
नेशनल सिंबल्स में सबसे पहले है हमारा नेशनल फ्लैग। पहले तो इसके बारे में क्या क्या जानते हो वो बताओ। थ्री कलर्स का होता है। ठीक है, और ठीक है, और जो इसके बीच में चक्र होता है उसको एक और नाम इन्होंने दिया हुआ है। वैसे तो अशोका चक्र बोलते हैं इसे, लेकिन एक और भी नाम है, धर्म चक्र। ठीक है जी, ये इंडिकेट करता है धर्म चक्र को, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर धर्मों को सबको समान मानते हैं, प्लस सबको इक्वालिटी देते हैं, तो उसको धर्म चक्र के नाम से भी हम बोल सकते हैं। विच व्हाट डज ग्रीन कलर रिप्रेजेंट? ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है। वाई ऑरेंज कलर या फिर केसरिया कलर इज इंक्लूडेड इन द फ्लैग? टू शो द स्ट्रेंथ, करेज और बिल्कुल सही है। उस टाइम पर ऐसा ही था उन लोगों का कि वो ये चाहते थे कि जो हमारे देश के अंदर जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना लहू बहाया था, तो उनके रंग को भी रिप्रेजेंट करने वाला कुछ होना चाहिए। और व्हाट डज वाइट इंडिकेट? पीस एंड हार्मनी। ठीक है, ओके। और जो ये आप मुझे बोल रहे थे सरनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, यहाँ से उस अशोक चक्र को उठाया गया था, इस जगह से। ओके। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई एंड 1947। ठीक है, चलो आगे चले। नेशनल करेंसी का सिंबल क्या है हमारा? रुपीस। आर, और फिर आर के बीच में एक लाइन, उसको बोलते हैं। ठीक है। सो ये जो सिंबल है ये किसकी करेंसी है? इंडिया की। इंडिया के अंदर हमारी करेंसी को क्या बोला जाता है? रुपीस। अच्छा, रुपीस पैसे को नहीं बोलते, करेंसी को बोलते हैं। एक ही बात है। अच्छा, पैसे छोटे होते हैं, रुपये बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा करंट सिंबल है, किसी को पता है कि अडॉप्ट कब किया गया था? 2010 में अडॉप्ट किया था। और ये मार्केट में सर्कुलेट होना कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, पढ़ के आए हो सारे बच्चे। मैम इससे पहले कौन सा सिंबल था हमारा? वो RS लिखते थे बस खाली, उससे पहले कोई सिंबल ही नहीं था हमारे पास। रुपीज़ लिखते थे। उसके बाद ये चीज़ थी कि हर एक करेंसी का अपना अपना सिंबल है, लेकिन इंडियन रुपीज़ के पास कोई अपना सिंबल नहीं था, तो उस पर वर्कआउट कर रहे थे कि हम क्या बनाएं, तो इसके लिए इन लोगों ने अपना ये सिंबल बनाया। ठीक है जी। अच्छा, हमारे स्टेट एम्बलम क्या है? हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला चिन्ह कौन सा है? 3 शेर की मूर्ति, सरनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है जी। ये क्या हम लोगों के जो ये जुडिशियल पेपर्स होते हैं उनमें भी लिखा होता है? जो स्टैम्प पेपर आता था उस पर भी अब बना होता था। पहले एक आता था स्टैम्प पेपर जिसमें शेर छपे होते थे, क्या वो यही होता था? यही होता था। सो द स्टेट एम्बलम इज एन अडेप्शन फ्रॉम द सरनाथ लायन कैपिटल ऑफ द अशोका। सो पहले यहाँ पे 4 लाइन होते थे, स्टैंडिंग बैक टू बैक माउंटेन ऑन द वेस्कस विद अ फ्रेज कैरिंग स्कल्पचर इन हाई रिलीफ ऑफ एन एलिफेंट, a galloping horse, bull, and lion separated by intervening wheels over a bell-shaped lotus carved out of a single block of polished sandstone. The capital is crowned by the wheel of the law, धर्म चक्र। तो यहाँ से वो जो व्हील था उसको रिप्रेजेंट किया गया एज द धर्म चक्र, और उसको उठा के हमने कहाँ डाल दिया? अपने फ्लैग के अंदर डाल दिया। नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा? नेशनल बर्ड उसका नाम है। ठीक है। सो द इंडियन पिकॉक, पैवो क्रिस्टस, द नेशनल बर्ड, कैसा है ये? अच्छा है, प्यारा सा सुंदर सा ब्लू कलर का होता है। ठीक है। इसकी स्पेशलिटी क्या है पिकॉक की? पंख। उसकी स्पेशलिटी है उसके फैदर्स, उसके पंख। ठीक है जी। और क्या स्पेशलिटी है उसके अंदर? वाइट पैच अंडर आई, लॉन्ग स्लेंडर नेक। द मेल ऑफ द स्पीसीज इज मोर कलरफुल दैन द फीमेल्स, क्योंकि उनके पास पंख होते हैं और फीमेल मोर जो होती है उसके पास पंख नहीं होते हैं। ठीक है जी। विद द ग्लिस्टरिंग ब्लू ब्रेस्ट एंड नेक एंड द स्पेक्यूलेटर ब्रॉन्ज ग्रीन टेल, अराउंड 200 इलोंगेट फैदर। तो इसके अंदर अगर अराउंड सर्वे देखा जाए तो फैदर्स कितने हैं इसके? 200।
ठीक है जी। फीमेल कैसी होती है इसकी? ब्राउनिश, स्लाइटली स्मॉलर देन द मेल एंड द लेग्स द टेल, उसके पास टेल नहीं होती। द इलेबोरेट कर्टिशिप, द डांस ऑफ द मेल फार्मिंग, फैनिंग आउट ऑफ द टेल, द प्रीनिंग इट्स फैदर इज गोर्जियस साइट। सबसे बढ़िया साइट कौन सी होती है? जब मोर अपने पंख खोल के नाचता है। देखा है किसने रियलिटी? हर वीडियो में वीडियो में नहीं, रियलिटी में। हर फोन के पास 200 ही होते हैं। ऑन एन एवरेज, ऐसा तो नहीं है कि हम गिन के बैठे, क्या पता गिरा दिए उसने। ऑन एन एवरेज जो गिरते तो हैं ही, बट ऑन एन एवरेज जो होते हैं वो 200 होते हैं उनके पास। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अराउंड फिगर है ये, और इससे एक आधा कम भी हो सकता है। कहीं एक मोर के पंख गिनने बैठे, इसमें तो 198 निकले थे, हमारी बुक में लिखा हुआ था 200। हाँ, क्या पता वो बेचारा बीमार हो, ना रहे, उसके जैसे बाल झड़ते हैं इंसानों के, कुछ भी हो सकता है। चलो, नेशनल एनिमल टाइगर। Panthera tigris is a striped animal. It has a yellow thick coat of fur with dark strips. The combination of grace, strength, agility and enormous power has earned the tiger its pride of place as the national animal of the India. और नेशनल फ्लावर कौन है? लोटस। लोटस। इसका दूसरा नाम क्या है? नेलुंगा लूसीफेरा गेर्दन। ठीक है जी। और क्या बोलते हैं, इसको बड़ा पवित्र माना जाता है। इट इज़ अ सेक्रेड फ्लावर एंड ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द आर्ट एंड मिथोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड हैज़ बीन अ ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर सिंस टाइम इमेमोरियल। इसको हम बहुत सालों से मतलब ऐसा समझ जा रहे हैं कि पवित्र है, माँ लक्ष्मी बैठती है उसमें, उससे ज़्यादा पवित्र क्या हो सकता है। So India is rich in flora. Currently available data place India in the 10th position in the world and the 4th Asia in plant diversity. तो अगर हमें plant diversity के नाम पर देखें तो इंडिया 10th में आएगा in the world and the पूरी एशियन कंट्रीज में कौन से नंबर पे आएगा? 4th पे। From about 70% geographical area surveyed so far, 47,000 species of plants have been described by the Botanical Survey of India. यानी कि जो इन चीज़ों को सर्वे करती हैं कि कितने स्पीसीज़ हैं हमारे पास, कितनी तरह के फ्लावर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है कि 47,000 स्पीसीज़ मिलेंगे करंटली यहाँ पर। ठीक है जी, चलो जी। कुछ ओलंपिक के सिंबल्स भी कर ले डिस्कस। बुक खोली हुई है ना सबने? पहले आ जाओ सिंबल जो 4 छल्ले वाले, 5 छल्ले वाले सिंबल हैं। 4 छल्ले वाले कौन सी है? और डी। ठीक है जी। अब ये जो रिंग्स दिए हुए हैं इसमें सिंबल क्या है? द ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरलेस्ड रिंग्स, आपस में जुड़ी हुई हैं ये रिंग्स ऑफ इक्वल डायमेंशन, द ओलंपिक रिंग्स। इन्हें ओलंपिक रिंग्स भी कहा जाता है। यूज्ड अलोन इन 1 और इन 5 डिफरेंट कलर्स, यानी कि इसको 1 और 5 डिफरेंट कलर्स में यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यूज्ड इन इट्स 5 कलर वर्जन, दीज कलर शैल बी फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, blue, yellow, black, green and red. The rings are interlaced from left to right. The blue, black and the red rings are situated at the top and the yellow, green rings at the bottom in accordance with the following graphic reproduction. ठीक है जी, इसी तरह से रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? The Olympic symbol express the activity of the Olympic movement and represent the union of the 5 continents and the meeting of athletes throughout the world at the Olympic Games Charter. तो ये 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाती है, इसलिए 5 उसमें यूज़ किए जाते हैं। और इसको हिरार्की इसका ऐसे ही रहेगा जिस तरह से इसका बनाया हुआ है, कलर भी इसके ऐसे ही रहेंगे। तो चलो जी, कुछ और सिंबल्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं हमारे पास। तो ये सिंबल्स हैं ऐसे कुछ जो हमारे ओलंपिक में यूज़ होते हैं। पेपर में क्या आ सकता है? कोई भी सिंबल बनाए होंगे 2 3 4, या फिर ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सिंबल ओलंपिक का नहीं है। बस इसकी फ़ोटो देख लो, याद होनी चाहिए। 4 फोटो बना देगा, एक फ़ोटो कोई और होगी, या ये हो सकता है एक फ़ोटो कोई रोड रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के उठा के डाल सकते हैं और पूछें ये बताओ इसमें से कौन सा जो सिंबल है उसका नहीं है ओलंपिक्स का। अब इसके अंदर हर एक सिंबल में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, कहीं स्विमिंग हो रही है, कहीं पे वो प्ले कर रहे हैं, कहीं पे फुटबॉल खेला जा रहा है, कहीं पे कबड्डी, कहीं पे कुश्ती, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हर एक के अलग अलग ये सिंबल हैं। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास अवार्ड्स एंड ऑनर। अवार्ड्स एंड ऑनर मतलब जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं, जैसे किसी को पद्मश्री मिला, किसी को भारत रत्न मिला, किसी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। इस तरह के कुछ अवार्ड्स हैं। कब कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, इनका मतलब क्या है अवार्ड्स का, तो वो इनके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बोला हुआ है पद्म अवार्ड्स आर द वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ द इंडिया। किसी को अगर पद्म अवार्ड्स मिलते हैं, ये अवार्ड्स मिलते हैं, तो बड़ा ऑनरेबल बंदा होगा,
जिन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया होगा उस फील्ड में जिस फील्ड के ये अवार्ड हैं. So Padma Awards are the one of the highest civilian honors of India, announced annually on the eve of the Republic Day. Republic Day पे अनाउंस किए जाते हैं. The award seeks to recognize achievements in all fields of activity or disciplines where an element of public services is involved. उन लोगों को दिए जाते हैं जो सोशल होते हैं, काफ़ी पब्लिक सर्विसेज देते हैं या फिर उनके काम से पब्लिक को अल्टीमेटली बेनिफिट मिलता हो. So Padma Awards are conferred on the recommendation made by the Padma Award Committee, which is constituted by the Prime Minister every year. हर साल प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसे बोलते हैं पद्म अवार्ड कमेटी. ये बंदों को ढूंढता है, मतलब नॉमिनेशन लेता है कि किस बंदे को अवार्ड मिलना चाहिए, फिर उसमें से चूज़ करते हैं कि किसे मिलना चाहिए. सो नॉमिनेशन प्रोसेस इज ओपन टू द पब्लिक. इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड. किसी बंदे को लगता है कि मैंने बड़ा काम किया अपनी लाइफ में, वो अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकता है, दूसरे लोग भी आपको नॉमिनेट कर सकते हैं. तो इस तरह से आपका नॉमिनेशन होता है और नॉमिनेशन के बाद चूज़ किया जाता है किसको अवार्ड वो मिलेगा. इसके अंदर सिंबल्स के बाद मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं करवाया. टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज़ के बाद ये पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए दिया होगा कब से. टेस्ट के लिए मतलब ओरल सुनने के लिए मैंने तुम्हें नेशनल सिंबल्स कल दिए हैं, बाकी ये पूरा चैप्टर तुम्हें पढ़ने के लिए दिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं आप वो लर्न करने वाले हैं. थोड़ा बहुत जो समझने वाले थे, अपनी कमिटीज़ वगैरह थे, ग्रुप्स वगैरह थे, वो मैंने समझा दिए थे. अब ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. अब ये जो अवार्ड्स हैं, कब इशू हुआ था, कैसे हुआ था, तो करने पड़ेंगे हमें ये, क्योंकि इसको हम इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे. इन डेप्थ तो मैं एक अवार्ड की तुम्हें 2-3 पेज की हिस्ट्री लिख कर ला कर दे सकती हूँ, बट उसको करोगे क्या तुम उस हिस्ट्री का? तुम्हें कहोगे पहले इतना हिस्टोरिकल दिया हुआ है करंट अफेयर्स में, वही नहीं याद होता. सेकंड और फोर्थ चैप्टर हो गया, फर्स्ट और थर्ड में. सेकंड और फोर्थ हो गया. किस किस का हो गया सेकंड और फोर्थ? आप दोनों का भी बढ़िया से. ठीक है. सिमरन आपने वीडियोस लगाई हैं? करंट अफेयर्स की नहीं लगाई, किस किस की लगाई हैं? जो ICSI है, टोट वगैरह, ये तो आपका ऑफलाइन ही हो गया था. अच्छा ठीक है. बाकी जो ऑफलाइन हो गया उनका ऑनलाइन लेक्चर अगर आपको ज़रूरत है तो देखो. ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको देखना ही देखना है. और जो आपको ऑफ मिलते हैं उसके अंदर धीरे धीरे जो करंट चल रहा है, जैसे करंट अफेयर्स चल रहा है, इसके बैकअप कंप्लीट कर लो. और जो भी चैप्टर अपना रनिंग में चल रहा है या फिर मैं आपको बोलती हूँ कि चल सकता है, उसको रनिंग में कवर कर लो. जैसे कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में अभी चैप्टर नंबर 7 मैंने दोबारा से स्टार्ट करवाया हुआ है, तो उसकी वीडियोस लगाएंगे. लगा ली उसकी? अच्छा. तो इस तरह से ना साथ साथ वीडियोस भी देखोगे और साथ साथ यहाँ पे ऑफलाइन भी होगा, क्योंकि ये है थोड़ा रिवीजन वाला मोड. जो वो मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था ना, वो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ करवाया था. मतलब जितना तुम्हारी बुक में हिस्ट्री है ना, उससे ज़्यादा हिस्ट्री डाली हुई है मैंने उसमें, तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा. और इस टाइम तुम सब बच्चे रिपीट किया करो उसे. जब तुमने पढ़ा होगा ना उसका तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं याद. मुझे ऐसा लगता है तुम्हें नहीं याद, तुम्हें शायद कुछ और लगता हो, मुझे नहीं पता हर एक बच्चे का. बट फिर भी कोशिश ये किया करो कि जो चैप्टर साथ साथ चल रहा है उसको एक बार और रिवीजन घर से भी मार लो. यहाँ पर भी जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे स्कोर अच्छा आएगा. स्कोर अच्छा आएगा तो फिर तो बढ़िया बात, उससे है ही नहीं कुछ, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. सो अगर क्वेश्चन आए कि पद्म अवार्ड के लिए कौन नॉमिनेट करवा सकता है, तो एनीवन, कोई भी. क्या सेल्फ नॉमिनेशन अलाउड है? सेल्फ नॉमिनेशन बोले तो खुद को नॉमिनेट करना. मैं खुद को ही प्रमोट कर रही हूँ कि मुझे चूज़ कर लो, मैंने बहुत काम किया इस फील्ड के अंदर. ठीक है जी. क्या इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल है? कमेटी बनाई जाती है. क्या ये कमेटी हर साल बनती है या वन टाइम बनती है? हर साल बनती है. ठीक है जी. अनाउंस कब होते हैं अवार्ड? रिपब्लिक डे पे. ठीक है. लर्न होगा, भूलोगे तो नहीं. चलो अब थोड़ा सा हिस्ट्री एंड रेलिवेंस है इसका, हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 2 सिविलियन अवार्ड्स, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण, इन 1954. द लेटर हैड 3 क्लासेस, नेमली पहल वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग. दीज वर सब्सिक्वेंटली रिनेम्ड एज पद्म विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री. वाइड प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इशूड ऑन द January 8, 1955. यानी कि इसके भी लेवल्स रख दिए.
पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, और उसको रिनेम कैसे किया? पहले वर्ग को नाम दिया गया पद्म विभूषण, सेकंड वर्ग को नाम दिया गया पद्मा भूषण, और तीसरे के अंदर पद्मश्री। सो क्या बोलते हैं कि भारत रत्न से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। इट इज़ अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज। बड़ी एक्सेप्शनल सर्विसेज होती हैं जब आप देते हो। परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन नेटवर्क। आपने अपनी ह्यूमैनिटी के फील्ड में, किसी भी फील्ड में काम किया हो और बहुत ही तगड़ा बढ़िया काम किया हो तो आपको मिलता है भारत रत्न, कि आप भारत के रत्न बन चुके हो, इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हो आप। It is treated on a different footing from Padma Award. The recommendation for Bharat Ratna are made by the Prime Minister to the President of India. इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो कौन देते हैं? प्राइम मिनिस्टर देते हैं टू द प्रेसिडेंट। नो फॉर्मल रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्ना आर नेसेसरी। इसके लिए और कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। द नंबर ऑफ भारत रत्ना अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन पर्टिकुलर ईयर, यानी कि हर साल सिर्फ मैक्सिमम कितने भारत रत्न निकल सकते हैं? 3। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम ऐसा भी हो सकता है इस साल कोई मिला ही नहीं इन्हें, हो सकता है मैक्सिमम 3 मिलेंगे इन्हें। ठीक है जी। गवर्नमेंट हैज़ कन्फर्ड भारत रत्ना अवार्ड ऑन 48 पर्सन एज ऑन 25 सितंबर 2019। इन्होंने 48 लोगों को दिया है अब तक। कब तक? 25 सितंबर 2019 में। श्री प्रणब मुखर्जी, वेटरनर लीडर एंड स्टेट्समैन, 30th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर। उसके बाद मिला है श्री नानाजी देशमुख को, और जो कौन थे हमारे पास? सोशल वर्कर हैं हुज वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, पर्टिकुलरली रूरल डेवलपमेंट, built a new paradigm for empowering our villages. श्री भूपेन हजरिका, ये कौन है? लीजेंडरी सिंगर है, लिरिस्ट है एंड द पोइट हुज म्यूजिक रेडिएटेड द मैसेज ऑफ जस्टिस, हार्मनी, ब्रदरहुड, पॉपुलराइज्ड इंडियाज ट्रेडिशन, वर द रिसिपिएंट ऑफ अवार्ड फॉर द ईयर 2019। 2019 में इन 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है। बाकी आप चाहो तो गूगल सर्च करके 40 प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं और वो प्रेसिडेंट को देते हैं। मतलब वो एक सर्वे करते रहते होंगे ना, कौन बंदा कैसा काम कर रहा है। जो टॉप मोस्ट बंदे होते हैं जिसने इतना काम किया तो वो न्यूज़ अपने आप पहुँच जाती है। ये अपने नीचे डेलीगेशन कर सकते हैं इस चीज़ को। मतलब फॉर्मल रूट तो क्या है? प्राइम मिनिस्टर चूज़ करके बताएंगे किसको? प्रेसिडेंट को। बाकी प्राइम मिनिस्टर अपने नीचे अंडर वर्किंग करवा सकते हैं, बट उसका कोई ऐसा फिक्स एंड पैटर्न नहीं है कि आपको ये कमेटी बनानी पड़ेगी, उस कमेटी के बाद ही रिकमेंडेशन होगा। ऐसा कोई फॉर्मल रूट नहीं है। ठीक है जी। सो इसके आप 48 मेंबर्स की अगर लिस्ट देखना चाहो तो गूगल पे अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो। आपको लर्न करने के लिए 3 काफ़ी हैं, श्री नाना देशमुख, श्री भूपेंद्र हजरिका और श्री प्रणब मुखर्जी। ठीक है जी। चलो आगे हैं हमारे पास पद्म अवार्ड्स। Padma Awards, which were instituted in the 1954, is announced every year on the occasion of Republic Day, except for brief interruptions during the year 1978 and 1979। यानी कि इन 4 सालों में ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्ट्रप्शन पे चला गया था, मतलब पॉसिबली ये रिपब्लिक डे पर नहीं हुआ, आगे पीछे हो गए थे। सो द अवार्ड इज़ गिवन इन 3 कैटेगरी। ठीक है जी। तो अवार्ड कौन कौन सी 3 कैटेगरी में है इसका? भारत विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। ठीक है जी। जो पद्म विभूषण है वो किस सर्विसेज के लिए मिलता है? फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, मतलब जो बिल्कुल ही अलग हटके आपने सर्विसेज दी हैं कुछ, उसके लिए पद्म भूषण मिलता है। फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हाई ऑर्डर, किसी हाई ऑर्डर सर्विसेज के लिए, और पद्मश्री मिलता है किसी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। सो बोलता है ऑल पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग को मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है। However, government servant includes working with PSCs except doctors, scientists are not eligible for these awards। क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इंक्लूडिंग वो जो वर्क करते हैं PSC से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ, क्योंकि उनका काम ही है पब्लिक को सर्व करना, उनको ये अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर भी एक्सेप्शन है कि डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम। गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विथ PSUs आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। उसके बाद पढ़ो एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, बीच में देखो कॉमे लगी हुई हैं, यही तो ब्यूटी है लोग की, घुमाता है ऐसे ये लोग। बचपन में ग्रामर करते थे तो देखते ना, 2 इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो कंटेक्स्ट होता है वो एक्सप्लेनेटरी होता है कि इनको एक्सेप्ट करना है आपको।
और ये कॉमेस पढ़ने सीख लो, एग्जीक्यूटिव में कॉमे है सारे, बेयर लो है तुम्हारे पास सारा। चलो जी, द अवार्ड सिक्स टू रिकॉग्नाइज वर्क्स ऑफ डिस्टिंक्शन एंड इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड एंड एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स सर्विसेज इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड डिसिप्लिन। कौन सी सर्विसेज होंगी ये चूज़ ये खुद ही करते हैं, बाकी जो भी सर्विसेज होंगी वो उस नेचर की होनी चाहिए कि उसको औरों से अलग रखा जा सके। So these awards are confirmed by the President of India at ceremony functions which are held at the Rashtrapati Bhavan, usually around March-April every year. In the year 2020, President has approved conferment of 141 Padma Awards, including 4 DO cases. In DO cases, award is not counted as well. Okay. Including 4 DO cases, मतलब 4 लोग ऐसे हैं जिनको सेम पर्सन को अलग अलग चीज़ों के लिए अवार्ड दिया गया, तो उसमें एक ही बंदे को काउंट नहीं किया गया उस चीज़ के लिए। सो आगे क्या बोलता है इसमें, द लिस्ट कंप्राइजेस 7 पद्म विभूषण, 16 पद्मा भूषण एंड 118 पद्मश्री अवार्ड्स। 33 ऑफ द अवॉर्डेड्स आर द वुमेन एंड द लिस्ट इंक्लूड्स 18 पर्सन फ्रॉम द कैटेगरीज ऑफ फॉरनर, एनआरओ या फिर PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO होता है ऐसा बंदा जो रह तो फॉरेन में रहा है लेकिन उसका जो बेस है वो कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स इंडिया में रहते होंगे या आज़ादी से मतलब जो सेपरेट हुआ था इंडिया उससे पहले वो इंडियन कंट्री इंडिया वाले पोर्शन में रहता होगा। ठीक है जी। और OCIs एंड द 12 फोस्मोस अवॉर्डीज, तो इसके अंदर कौन कौन थे, फॉरनर्स भी इंक्लूड थे, यानी कि उन लोगों को मिलता है जिसने इंडिया में आकर कुछ काम किया है, भले ही वो इंडिया की रेजिडेंट हो या ना हो। आगे है हमारे पास द कंप्लीट लिस्ट कैन बी असेस्ड बाय क्लिकिंग द लिंक http www.dashboard.padmawards.gov.in। अ समरी ऑफ अवार्ड्स बेस्ट अवार्ड एज February 3, 2020 आर एज अंडर। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन से अवार्ड कितने कितने मिलेंगे। तो भारत रत्न है वो 48 हैं, जो पद्म विभूषण है वो आज तक 314 जा चुकी है, पद्मा भूषण है वो 1271 हो चुके हैं, पद्मश्री है जो 3123 अवार्ड आज तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। जिन जिन लोगों को मिले हैं उनकी लिस्ट यू कैन सर्च ऑन गूगल फॉर योर नॉलेज। कई बार ऐसा क्यूरियोसिटी होती है कि हम देखते हैं किसको क्या और किस सर्विसेज के लिए मिले हैं, अगर इतनी क्यूरियोसिटी है तो यू कैन सर्च ऑन गूगल। ठीक है जी। सो अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, सिनेमा में भी अवार्ड्स मिलते हैं, काफ़ी सारे मिलते हैं, जैसे कि है हमारे पास दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, ये मिलता है आपको मूवीज़ के लिए। सो टू ऑनर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है हमारे पास ढूंढीराज गोविंद फाल्के। द नेशनल फिल्म अवार्ड्स नेम्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड कॉवर्टेड अवार्ड्स ऑफ द इंडियन सिनेमा आफ्टर, इन्हीं के नाम पर हमने उसका जो रखा था उनका रखा था दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। सो ही इज़ द मैन हु मेड द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म राजा हरीशचंद्रा इन 1913। पहली फिल्म बनी थी हमारे पास राजा हरीशचंद्रा, जो कि कब बनी थी, 1913 में बनी थी। गजब फिल्म है ये थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी, उस टाइम तो ब्लैक एंड वाइट ही थी और म्यूट फिल्म आती थी तब तो, म्यूट वो स्टार्टिंग में म्यूट फिल्में आती थी। फिर समझते कैसे, एक्सप्रेशंस, जो म्यूट फिल्में होती है ना जितनी, उनके एक्सप्रेशंस इतने तगड़े होते हैं कि आप सब समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ड्रामास जो होते हैं या फिर सॉन्ग्स में जो मैसेजेस पहुँचाए जाते हैं, समझ जाते हैं ना थीम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं वो। So popularly known as Dada Saheb Phalke, then he went on to make 95 films and 26 short film in a span of 19 साल। 19 साल में लगभग इन्होंने 95 फिल्में बनाई और 26 शॉर्ट फिल्में बनाई। So Dada Saheb Phalke Award was introduced in 1969 by the government to recognize the contribution of film personalities toward the development of Indian cinema. The first recipient of this award was देविका रानी। जो पहला रिसिपिएंट है इस अवार्ड का वो है देविका रानी। ठीक है जी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन टू अ फिल्म पर्सनैलिटी फॉर हिज और हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा। जो इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है उसको मिलता है ये अवार्ड। सो द अवार्ड कंप्राइजेज ऑफ स्वर्ण कमल, एक सोने का कमल मिलेगा, अ कैश प्राइज ऑफ ₹10 लाख, सर्टिफिकेट, स्किल स्क्रॉल एंड अ शॉल। तो ये सब चीज़ें उन्हें मिलती हैं। Bollywood mega star Shri Amitabh Bachchan has honored with India's highest award in cinema, the Dada Phalke Award, on December 29, 2019. Recently मिला था अमिताभ बच्चन जी को। मैम इसमें सिर्फ अमिताभ बच्चन को मिला है? नहीं, औरों को भी मिला है, लिस्ट फिर सर्च करनी पड़ेगी।
So he was conferred the prestigious film honor for his outstanding contribution for growth and development of Indian cinema that comes in the years that marks Amitabh Bachchan's golden jubilee in the cinema. चलो, तो अवार्ड्स में तो ये 3 तरह के अवार्ड्स थे हमारे पास। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट लर्न करके आना है इस चैप्टर के अंदर, जो स्टार्टिंग है ना अपने पास G20s वगैरह, ये आपको पढ़ के आना है, ठीक है। और इसके अंदर है जो आपको पढ़ के आना है, बाकी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो स्टार्टिंग में अपना काम हो चुका है उसको पढ़ के आओ। इसको मैं इसीलिए पेंडिंग छोड़ रही हूँ साथ में, इतना धीरे धीरे इसलिए चल रही है इसमें, ताकि तुम लर्न कर लो इसके साथ साथ। फर्स्ट चैप्टर बड़ा बहुत है और लर्न करने वाला है सारा। कितने पॉइंट्स लर्न करके आओगे? नहीं बता दूँ? चलो मैं देख लेती हूँ उसके अंदर तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग तो आपके पास काफ़ी इजी है और लर्निंग वाले पॉइंट्स हैं। तो IMF, एशियन, ब्रिक्स, सार्क, G20, बिम्स्टेक, ये कराओ। उसके बाद जो G7, G अलग अलग वाले हैं वो बाद में करते हैं, ठीक है। जो मेन ब्रॉड कैटेगरीज है इसको पहले कर दो, जो ब्लू सिंबल है सारे के सारे, ठीक है। कर चुकी हो पहले काफ़ी टाइम तक। अगला भी तो है करंट अफेयर्स का, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो भी तो करना है, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है कि ये काम कम है तो इसको पूरा कराओ जितना करवा चुकी हूँ मैं, मुझे कोई इशू नहीं है, पूरा कराओ। होगा ओपन बुक ही, जो भी डिस्कस करेंगे ओपन बुक ही होगा। अभी तुम्हारा ऑफ बुक इसलिए नहीं ले रही मैं, पहले लर्न हो जाए पूरा, उसके बाद ऑफ बुक, ठीक है। चलिए जी, ओके।